माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग वोकैबुलरी करेंगे, उसके बाद आर्टिकल। वोकैबुलरी और आर्टिकल दोनों को मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। जो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम बीपीआई स्पोकन है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इमर्ज। इमर्ज होने का मतलब क्या होता है? कहीं पर कोई चीज अपीयर हो रही है, मीन्स वो चीज बाहर निकल के आ रही है, प्रस्तुत हो रही है, मीन्स टू अपीयर और कम आउट फ्रॉम समवेयर। ठीक है, अपीयर होना मीन्स कहीं पर प्रस्तुत होना। सो इमर्ज हो रही है, वो चीज निकल रही है, बाहर आ रही है वो चीज। सिनोनिम्स कम आउट, अपीयर और मेक एन अपीयरेंस। यहां तक क्लियर है? या फिर इमर्ज होना मतलब उस चीज के बारे में पता चलना, मीन्स वो चीज क्या हुई है? पब्लिक हुई है, लोगों को उस चीज के बारे में पता चला है। टू बिकम पब्लिक, पता चलना या जानकारी मिलना। ठीक है, सो जैसे हम कह सकते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट इमर्ज्ड दैट ही वॉज द रियल कल्प्रिट। मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पता चला कि जो रियल गुनहगार था वो वह था। ठीक है, इमर्ज का दोनों मतलब समझ में आया कि मतलब कोई चीज है जो जानकारी में आना, मीन्स उसके बारे में पता चलना, या कोई चीज है जो बाहर निकल के आ रही है, प्रस्तुत हो रही है, प्रेजेंट हो रही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा परहैप्स। परहैप्स को हिंदी में शायद कहते हैं, और जैसे इसके सिनोनिम्स हो गए पॉसिबली और मे बी। याद रखिए ये एक मे बी जो है ये एक साथ है, मे बी। ठीक है, और एक होता है मे फिर बी। ये जो मे बी है ये आपका क्या है? ये एडवर्ब है। बट ये और जो मे बी है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। जैसे मे बी शायद वो कल आए, सो मे बी ही विल कम टुमारो। शायद वो कल आए, मे बी ही विल कम टुमारो। मे बी यहाँ पे आप परहैप्स लगा सकते हो, पॉसिबली लगा सकते हो, बट ये मे बी एडवर्ब हुआ। लेकिन अगर हम इस मे बी को यूज करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं ही मे बी अ टीचर। तो शायद वो एक टीचर हो। ये मे बी हेल्पिंग वर्ब और ये बी जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, ओके। सो परहैप्स का मतलब शायद, पॉसिबली, मे बी, और मे बी जो है वो एक साथ में है, कंफ्यूज्ड मत करना। डन। फिर उसके बाद में एक हमारा पेयर है नो बेटर देन। इसका मतलब क्या हुआ? ये उससे बेहतर नहीं। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं जैसे हमने कहा पीपल हु डू नॉट टेक स्टैंड फॉर राइट थिंग्स आर नो बेटर देन क्रिमिनल। मतलब लोग जो सही चीज के लिए खड़े नहीं होते हैं वो क्रिमिनल के बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो जो इंसान क्राइम कर रहा है और जो इस इंसान क्राइम के अगेंस्ट खड़े नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो दोनों आपस में इक्वल ही हैं, सिमिलर ही है, दोनों एक जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, सो यू आर नो बेटर देन हिम मीन्स आप भी उसके जैसे ही हो, आप उससे डिफरेंट नहीं हो। सो नो बेटर देन मीन जस्ट और ऑलमोस्ट द सेम एज समवन और समथिंग। ठीक है, सो नो बेटर देन, इससे अच्छा या इससे बेहतर नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? क्लिंच। क्लिंच का मतलब क्या होता है? किसी चीज को फाइनली आपने प्राप्त कर लिया या फिर आपने उसको जीत लिया। क्लिंच किसी चीज को फाइनली प्राप्त कर लेना, उसको जीत लेना। ठीक है, सिक्योर्ड कर लिया आपने उस चीज को, आपने कंफर्म कर लिया, जीत गए आप उस चीज को, तो वो क्या हो गया? क्लिंच मीन्स टू फाइनली गेट और विन समथिंग। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्पेल बाइंडिंग। स्पेल बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? कोई किसी चीज को, किसी की परफॉर्मेंस को, क्योंकि ये देखो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये किसी चीज की विशेषता बता रहा है। हर परफॉर्मेंस वॉज स्पेल बाइंडिंग। इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी,
इतनी अच्छी थी कि आपकी अटेंशन को कंप्लीट उसने ग्रैब कर लिया, आपका कहीं और ध्यान गया ही नहीं। मीन्स होल्डिंग योर अटेंशन कंप्लीटली, एक अपना आपका पूरा ध्यान वहां पे एकत्रित हो गया क्योंकि वो इतनी ज्यादा बेहतर थी। ठीक है, तो इसके कुछ सिनोनिम्स हो गए कैप्टिवेटिंग, फैसिनेटिंग, मैजिकल, मेस्मराइजिंग और इंथ्रिलिंग। इन सब का मतलब क्या होता है? मंत्र मुग्ध कर लेना, बहुत बेहतरीन होना। ठीक है, स्पेल बाइंडिंग। आगे क्या है? सर्ज। सर्ज नाउन है और इसका मतलब होता है अचानक से कहीं पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना, किसी चीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना। सो सर्ज का मतलब अ सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, तो किसी चीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज होना, उसमें बढ़ावा आना। ठीक है, जैसे इसके सिनोनिम्स हो गए गश, रश, फ्लो, राइज, ग्रोथ या जंप। तो सर्ज का मतलब क्या होता है? सडन एंड ग्रेट इंक्रीज इन समथिंग और समवन। सो सर्ज का मतलब क्या हुआ? किसी चीज में बहुत ज्यादा इंक्रीज होना। ठीक है, ये आपका ईडियम है। सिट अप एंड टेक नोटिस, ये आपका ईडियम है। इसका मतलब क्या होता है? सिट अप एंड टेक नोटिस। टेक नोटिस का मतलब ही हो गया किसी चीज के ऊपर में अपना ध्यान देना। ठीक है, जिसके ऊपर हम पहले ध्यान नहीं दे रहे थे। तो अब अगर ये आपको कहीं भी दिखाई देता है, सिट अप एंड टेक नोटिस का मतलब होता है टू पे अटेंशन। ठीक है, टू सडनली गिव अटेंशन टू समथिंग व्हेन यू हैडंट डन सो बिफोर। तो किसी चीज के ऊपर अचानक से आपने ध्यान दिया और उसके ऊपर आप पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर आप उस चीज से सरप्राइज्ड हो गए। ठीक है, आप एस्टोनिश्ड हो गए। तो सिट अप एंड टेक नोटिस मीन्स टू सडनली गिव अटेंशन टू समथिंग व्हेन यू हैडंट डन सो बिफोर और टू गेट सरप्राइज्ड। यहां तक क्लियर है? आई होप। नेक्स्ट क्या है? एज इट स्टैंड्स। एज इट स्टैंड्स का मतलब क्या है? इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन और इन सर्कमस्टांसेस, मतलब अभी, अब प्रेजेंट में क्या है। इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन मतलब अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, प्रेजेंट में कैसी चीजें हैं। सो यू कैन से एज इट स्टैंड्स, है ना, इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। नेक्स्ट क्या है हमारा? टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग क्या है? जो आपके पानी के अंदर में जो आपकी होता है। ठीक है, माउंटेन जैसा होता है ये, बट ये आइस का होता है। ठीक है, अब आपको ना जैसे क्या हुआ कि ये चीज आपको, मान लो ये पानी के ऊपर आपको विजिबल हो रहा है, ये वाला पोर्शन, बट इसके नीचे बहुत बड़ी चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या हुआ? द स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर सिचुएशन और प्रॉब्लम दैट रिमेन्स हिडन। मतलब हमें एक बड़ी प्रॉब्लम की या बड़ी चीज की हमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, और बाकी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो तो हमें दिखाई ही नहीं दे रही है। ठीक है, सो आप कह सकते हैं दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मीन्स ये तो एक बड़े पार्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। सो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब क्या हुआ? द स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर सिचुएशन और प्रॉब्लम दैट रिमेन्स हिडन। मीन्स एक बड़ी सिचुएशन का, एक बड़ी प्रॉब्लम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखाई देना, उसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। नेक्स्ट भी ईडियम ही है, वेट इन द विंग्स। नेक्स्ट ईडियम क्या है? वेट इन द विंग्स का मतलब क्या हुआ कि आप एकदम तैयार हैं अपनी कमांड लेने के लिए, लेकिन अभी तक आपने कमांड ली नहीं है। मतलब आप एकदम तैयार हैं उस काम को करने को लेके, बट अभी तक आपको वो चांस नहीं मिला है या अभी तक आपने वो काम नहीं किया है। सो यू आर रेडी बट यू आर नॉट एक्टिव। So they are not yet active or important but are ready or likely to be soon. They are not yet active मतलब अभी तक वो फील्ड में नहीं है, लेकिन वो बैकएंड पे वो रेडी है उस काम को करने को लेके, और इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे कि अगर हम किसी गेम की बात करें तो अभी वो आए नहीं है, अभी वो चीजें बाहर नहीं हुई है, एक्सपोज नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी पूरी हो चुकी है।
बट आर रेडी और लाइकली टू बी सून, मतलब वो तैयार हैं और संभावना है कि वो जल्दी ही बाहर निकल के आए। ठीक है, सो वेट इन द विंग्स, बस अपने विंग्स में आप तैयार रहो, पर आपको कभी भी चांस मिल सकता है। ठीक है, सो यू आर रेडी बट स्टिल नॉट एक्टिव। नेक्स्ट हमारा ये पेयर है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये पेयर है, प्लीज याद रखना। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है ना ही सिर्फ यह बल्कि यह भी। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो, क्या बोल सकते हैं, टॉकेटिव, कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि बातूनी भी है। ठीक है, सो नॉट ओनली बट ऑल्सो मीन्स ना ही सिर्फ ये बल्कि यह भी। याद रखना नॉट ओनली बट ऑल्सो ये जो है ये पैरालिज्म को फॉलो करता है, और इसका मतलब होता है कि जिस तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आएगा नॉट ओनली के बाद, सेम उसी तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका बट ऑल्सो के बाद भी आएगा। इज इट क्लियर? यहां तक वो कैब आपको क्लियर है? तो हम अब अपने आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। इंडिया एज एन इमर्जिंग चेस सुपर पावर, तो इंडिया किस तरीके से बाहर निकल के आ रही है? एक चेस सुपर पावर की तरह इंडिया क्या हो रही है, बाहर निकल के आ रही है। ठीक है, सो इंडिया एज एन इमर्जिंग चेस सुपर पावर, तो इंडिया अब किस तरीके से बाहर निकल के आ रही है, चेस सुपर पावर की तरह। आगे देखें, देयर वॉज perhaps no better way to show that India has arrived as a chess nation than by clinching its first ever gold medal at the 45th edition of Chess Olympiad. There was perhaps no better way. शायद इससे और कोई अच्छा वे मतलब तरीका, तो शायद इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं था टू शो दैट इंडिया हैज अराइव्ड, ये चीज शो करने का कि जो इंडिया है वो हैज अराइव्ड एज अ चेस नेशन, मतलब इससे अच्छा और कोई तरीका ही नहीं था ये शो करने का कि जो इंडिया है वो इस एक चेस नेशन की तरह मतलब आगे बढ़ रही है, उसकी तरफ अराइव्ड हो रही है। देन बाय क्लिंचिंग इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, मतलब पहला गोल्ड मेडल लेने के सिवाय कोई और बेहतर तरीका था ही नहीं ये शो करने का कि इंडिया चेस नेशन की तरह आ चुकी है। ठीक है, क्लिंचिंग मीन्स बाय गेटिंग इट। ठीक है, कौन से में मिला है, मतलब कहाँ पे, 45th एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड में इंडिया ने अपना जो गोल्ड मेडल है, दोनों में ही मेल एंड फीमेल कैटेगरी में दोनों में क्या हुआ है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो मतलब गोल्ड मेडल पाने के अलावा और कौन सा अच्छा तरीका हो सकता है, गोल्ड मेडल पाके आप साबित कर रहे हो ना, तो यहाँ पे यही दिया है, देयर वॉज परहैप्स नो बेटर वे टू डू दिस वर्क, मतलब शायद इससे और अच्छा तरीका था ही नहीं इस काम को करने का। ठीक है, विद अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग 193 टीम्स इन द ओपन सेक्शन, this is the tournament where strength is measured by depth of talent that a country possesses. With a record-breaking 193 teams in the open section, means opening जब हुई थी तो उसके टाइम पे कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, 193 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। एंड दिस इज अ टूर्नामेंट, ये किस प्रकार का टूर्नामेंट है, जहां पर हम अपनी स्ट्रेंथ कैसे दिखा रहे थे, बाय द डेप्थ ऑफ टैलेंट दैट अ कंट्री पोजेस। तो आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपने जो स्किल्स हैं, वो कैसे मेजर किए जा रहे थे कि उस कंट्री के अंदर है ना, दैट अ कंट्री पोजेस, कि उस कंट्री का जो टैलेंट है उसकी क्या डेप्थ है। तो अपने टैलेंट की डेप्थ के थ्रू हम दिखा सकते थे कि हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, एंड इंडियाज स्पेल बाइंडिंग परफॉर्मेंस शोज दैट द सर्ज इन द नंबर ऑफ ग्रैंड मास्टर्स इजंट जस्ट अ नंबर। और इंडिया की जो ये माइंड ब्लोइंग, ये जो बेहतरीन जो परफॉर्मेंस थी, उसने ये दिखा दिया कि जो ग्रैंड मास्टर्स की नंबरों में जो इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ नंबर नहीं है,
मतलब जो इंडिया में जो ग्रैंड मास्टर्स हैं उनकी जो संख्या बढ़ रही है वो सिर्फ नंबर नहीं है, एक्चुअली में हमारे यहाँ पे और हम लोग इंडिया एक चेस सुपर पावर की तरफ बढ़ रही है, आगे निकल रही है। इज इट क्लियर? Until 2010, India had a total of 23 GMs. मतलब 2010 तक इंडिया के पास टोटल कितने GMs थे, ग्रैंड मास्टर्स थे? 23. People knew about chess thanks to India's first grandmaster विश्वनाथन आनंद। और people knew chess, जो लोग हैं वो चेस के बारे में कैसे जानते हैं, किसकी वजह से जानते हैं? जो इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद की वजह से। इवन दो देयर वर अदर्स, द स्पॉट एंड इट्स कवरेज वर लार्जली रिस्ट्रिक्ट टू हिम। इवन दो, ऐसा नहीं था कि और नहीं थे, बाकी भी आए है ना, वो फर्स्ट थे, और भी थे, बाकी भी थे, लेकिन जो स्पॉट है, जो आपको एक्सपोजर है, जो कवरेज है, वो ज्यादातर किनको मिल रहा था? इन्हीं विश्वनाथ आनंद, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ जीएम्स हैज सर्ज्ड पास्ट 80। अभी मतलब यहाँ पे क्या है, 2010 तक में टोटल कितने हमारे जीएम थे, टोटल कितने ग्रैंड मास्टर थे? 23। लेकिन अब की बात में देखा जाए तो अब जो है वो कितने ग्रैंड मास्टर हैं? पास्ट 80, मीन्स 80 को भी क्रॉस कर दिए हैं। इसीलिए बोला है कि इंडिया की जो स्पेल बाइंडिंग परफॉर्मेंस थी उसने ये शो किया है, जो ग्रैंड मास्टर्स की नंबर्स में इंक्रीज हुआ है वो सिर्फ नंबर नहीं है। ठीक है। There are 5 players with a super grandmaster ELO rating 2700 or higher. So एक्चुअली में अभी जो है वो जो हमारे पास्ट 80s हैं उसमें से, मतलब जो 80 पार हैं उसमें से 5 हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी ELO रेटिंग जो है वो 2700 से भी ज्यादा है। तो अगर आप चेस के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप मुझे बताइए ELO रेटिंग क्या होती है और हाईएस्ट रेटिंग क्या है। ठीक है। 5 इंडियन प्लेयर्स आर रैंक्ड, अच्छा देयर आर 5 प्लेयर्स, 5 प्लेयर्स हैं, ओके, और 5 इंडियन प्लेयर्स, 5 इंडियन प्लेयर्स आर रैंक्ड इन द टॉप 25 ऑफ द वर्ल्ड। तो 5 इंडियन प्लेयर्स हैं जो टॉप 25 की लिस्ट में हैं। एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक, ठीक है, इन 5 में से एक, डी गुकेश इज गोइंग टू बैटल फॉर द टाइटल ऑफ वर्ल्ड चैंपियन इन नवंबर। और ये जो हैं ये किस टाइटल के लिए फाइट करने वाले हैं? वर्ल्ड चैंपियन के लिए। इज इट क्लियर? The challenge now is not becoming a GM, rather it is to climb to very top. Challenge now is not becoming a GM. अब जो चैलेंज है वो ये नहीं है कि हमें ग्रैंड मास्टर बनना है, बल्कि इसकी बजाय अब हमारा चैलेंज क्या है कि हमें टॉप पर जाना है। तो द चैलेंज नाउ इज नॉट becoming a GM, rather it is to climb to the very top. तो अब जो चैलेंज है वो ग्रैंड मास्टर बनने का नहीं बल्कि टॉप पर पहुंचने का चैलेंज है। एंड द शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट इज एन इम्पोर्टेंट मूवमेंट फॉर इंडियाज चेस हिस्ट्री। और अब जो है, अब सिर्फ हम ग्रैंड मास्टर नहीं बनना चाहते, अब हम टॉप पर जाना चाहते हैं। और ये जो हमारे गोल पोस्ट में जो शिफ्ट हुआ है ये एक ऐसा पल है इंडिया की, क्या है ये? एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिया की चेस स्टोरी में ये एक इम्पोर्टेंट पल है। Its young grandmasters have made everyone sit up and notice for a few years. Its young grandmasters have made everyone sit up and notice for a few years now, but few expected this rise to happen so quickly. अब जो चेस के जो नए ग्रैंड मास्टर्स हैं उन्होंने हर किसी को क्या कर दिया है? एवरीवन सिट अप एंड नोटिस, मीन्स उनको देखने के ऊपर मजबूर कर दिया है कि वो अब चेस के ऊपर भी ध्यान दें, या उनको आश्चर्यचकित कर दिया है। बट फ्यू एक्सपेक्टेड दिस राइज टू हैपन सो क्विकली, लेकिन बहुत कम ही लोगों ने ऐसा सोचा था कि ये जो तरक्की है, ये जो राइज है, कि मतलब अब ग्रैंड मास्टर बनना चैलेंज नहीं है, टॉप पर आना चैलेंज है, ये जो बदलाव है कि इतनी जल्दी हो जाएगा, ऐसा तो बहुत कम लोगों ने ही सोचा था।
एज थिंग्स स्टैंड, अगर हम आज की प्रेजेंट कंडीशन को देखें तो देखो गुकेश, अर्जुन जो है वो हैज बीन ब्रिलियंट एट द ओलंपियाड एंड इज करंट वर्ल्ड नंबर 4, ठीक है। एंड आर प्रज्ञानंद, ये क्या कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब ये तो एक बहुत बड़ी सिचुएशन की, बहुत बड़ी चीज का ये छोटा सा एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीन्स इससे भी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। Many more young talents are waiting in the wings, हमने पढ़ा था wait in the wings मतलब वो बिल्कुल तैयार हैं पोजीशन को लेने के लिए। तो अभी तो और भी बहुत सारे यंग टैलेंट्स हैं जो तैयार हैं उस पोजीशन को लेने के लिए। एंड द सक्सेस एट द ओलंपियाड विल नॉट ओनली मोटिवेट देम टू चैलेंज द बेस्ट बट ऑल्सो कंटिन्यू टू पुश इंडिया टू ग्रेटर हाइट्स। और जो ओलंपियाड की जो सक्सेस है विल नॉट ओनली मोटिवेट देम, वो सिर्फ उनको मोटिवेट नहीं करेगी टू चैलेंज द बेस्ट, कि वो बेस्ट को चैलेंज कर पाए और अपने आप को साबित कर पाए, बल्कि इट विल ऑल्सो कंटिन्यू टू पुश इंडिया टू ग्रेटर हाइट्स, बल्कि ये इंडिया को भी आगे बढ़ाएगी, उसको भी आगे बढ़ाएगी कि वो और ऊंचाई पर पहुंचे। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज जैसे मैंने आपको बोला था नॉट ओनली बट ऑल्सो का, देखो नॉट ओनली मोटिवेट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, विल नॉट ओनली मोटिवेट देम टू चैलेंज द बेस्ट बट ऑल्सो कंटिन्यू, ठीक है। और ये जो विल है ये दोनों की हेल्पिंग वर्ब हो गई और मेन वर्ब इसका मोटिवेट एंड आपका कंटिन्यू हो गया। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं। एक बहुत छोटा सा आर्टिकल था बट इसके अंदर भी आपने देखा हमें कितना कुछ सीखने के लिए मिल सकता था। सो आई होप चीजें समझ में आ रही हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू, लव यू ऑल, टाटा।